बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव, फिर मैं हाजिर हूं आपकी MPPAT BHU ICAR यूपी कैटेट CGPT जेट। इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बच्चों लेकर आए हैं मैंगो कल्टीवेशन, आम की खेती। बच्चों आम की खेती से आपका कोई भी एग्रीकल्चर कंपटीशन का एग्जाम हो, चार से पाँच प्रश्न आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। बच्चों अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से भी आम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने वह सभी चीज़ें पढ़ाई हैं, कोई भी चीज़ को मिस नहीं किया है। आम से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वह सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए बच्चों अब देर ना करते हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए मैंगो, सबसे पहले वानस्पतिक नाम, इसका वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। कुल कौन सा है? एनाकार्डेसी। बच्चों आम का उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा है और गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 40। तो ये चीज़ जनरल होती है, 4 पॉइंट, बॉटनिकल नेम, कुल, ओरिजिन और क्रोमोसोम नंबर। तो ये सब चीज़ आपकी नॉर्मल होती है। बाकी हम बढ़े आगे कि भारत में आम का क्षेत्रफल सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है और सबसे अधिक उत्पादन भी कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। देन आफ्टर आपका आंध्र प्रदेश का भी नंबर आता है। बच्चों कई बार आंध्र प्रदेश में अधिक उत्पादन हो जाता है कई साल, और कई साल क्या होता है आपका, किसी साल में उत्तर प्रदेश भी आगे निकल जाता है। तो अब की बार उत्तर प्रदेश का ज़्यादा रहा है। आगे हम बात करें विश्व में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सबसे अधिक भारत का ही है। जी हाँ, प्रोडक्शन भी हमारे इंडिया में होता है और एरिया भी सबसे ज़्यादा आम का हमारे इंडिया में ही है। संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व का 54% आम हमारे भारत में उत्पादित होता है। कितने प्रतिशत? 54% प्रोडक्शन हमारी इंडिया में होता है। तो ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल है, आप बस आगे बढ़ते चलिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला फल तो केला है, लेकिन केले के बाद नंबर आम का ही आता है। ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा कौन सा फल होता है इंडिया में? केला, इसके बाद आम। ठीक है ना। भारत में फलों के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर आम ही है। अगर आप फलों की बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा एरिया किस फल का है, तो ध्यान रखें आम का तो एरिया है और प्रोडक्शन आपका केले का होता है। सेकंड नंबर पर आम आ जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल भी आम है, सब जानते होंगे। हमारे यहाँ का नेशनल फ्रूट भी मैंगो है। आम में परागण घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। बच्चों सभी, चाहे आम हो या कोई भी फसल हो, जनरली सभी में आपको पता है पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। तो परागण जो आम में होता है, स्पेशली ध्यान रखें, घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जो घरेलू मक्खी होती है ना, वही आपके आम पर जाकर के वहाँ पॉलिनेशन की क्रिया करवाती है। आम उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। सब जानते हैं बच्चों कि आम यानी जो मैंगो है, मैंने कल भी बताया था आपको कि आम ट्रॉपिकल या कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। आम की खेती के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। मतलब इस टेम्परेचर पर आम का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। आम की खेती के लिए जलोढ़ यानी एलुवियल और लैटेराइट मिट्टी विशेष उपयोगी मानी जाती है, विशेष उपयोगी होती है। इस मिट्टी में आम का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आम के नेक्स्ट आपके बिंदुओं की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, आम के फल का प्रकार ड्रूप होता है। ये मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। आम, बेर, बहुत सारे मैं आपको फल बताए जो ड्रूप जिनके प्रकार होते हैं। ध्यान रखें आम के फल का टाइप्स कौन सा है? ड्रूप। अगर कल का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ये जानकारी ज़रूर होगी। आम का खाया जाने वाला भाग मीजोकार्प होता है। ये भी ध्यान रखें आप लोग, ये कल नहीं बता पाया मैं, आज बता रहा हूँ आपको। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? मीजोकार्प, यानी मध्य फल भित्ति कह सकते हैं। ऊपर का छिलका नहीं खाते, बीज बिल्कुल जो अंदर रहता है गुठली वो नहीं खाते, बीज का जो गूदा होता है, पल्प होता है ना, उसको खाया जाता है, यानी मीजोकार्प को खाया जाता है। मध्य फल भित्ति कहते हैं इसे हिंदी में। बच्चों आम क्लाइमेट्रिक फल है। क्लाइमेट्रिक का मतलब अगर कच्ची अवस्था में आपने आम को तोड़ा और उसके बाद रख दिया घर पे तो उसको
कह सकते हैं वो पक जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि श्वसन की दर इसमें बढ़ जाती है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है आपका मैंगो, ये भी मैंने कल बताया था। आम को बच्चों बाथरूम फ्रूट, फलों का राजा आदि नामों से जाना जाता है, ये जनरली सब जानते होंगे, ये याद रखें, कई बार पूछा गया है। बाथरूम फ्रूट मैंगो को ही कहा जाता है। फलों का राजा कहते हैं, ये भी सब जानते हैं। किंग ऑफ फ्रूट्स इसको कहते हैं, मैंगो की ही कहा जाता है। बच्चों आम के पुष्प क्रम को पैनिकल कहते हैं। इसका जो पुष्प क्रम होता है, फूलों का गुच्छा होता है, पुष्प क्रम जिसको बोलते हैं, उसको पैनिकल कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों हम आम की जातियों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों आम की जातियां बहुत हैं। अल्फांजो, नीलम, दशहरी, चौसा, मुंबई ग्रीन या बॉम्बे ग्रीन कहते हैं, लखनभोग, कृष्णभोग, मोहनभोग, निरंजन, मधुलिका, इसी तरीके की बहुत सारी आपकी आम की वैरायटियां। ये तो मैंने आपको जो मुख्य हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, वह वैरायटी मैंने यहाँ पर आपको रखी है। बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट आपकी आम की संकर किस्मों की ओर। बच्चों अब हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करेंगे। आम की हाइब्रिड वैरायटी जिनसे अक्सर प्रश्न बनता ही बनता है, मतलब अगर इनको आप याद कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपका 1 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी से एक प्रश्न आपका कोई भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम हो उसमें जरूर बनता है। देखो, नीलम इंटू दशहरी बराबर मल्लिका, यानी नीलम और दशहरी का क्रॉस कराकर, संकरण करा करके कौन सी वैरायटी बनाई गई? मल्लिका। अब याद कैसा रहेगा? याद रखने के लिए याद रखना NDM, एन का मतलब नीलम, डी दशहरी और एम बराबर मल्लिका। इस तरीके से आप याद रखें NDM, एन और डी का क्रॉस करा के एम आपका बना है। दूसरा है दशहरी इंटू नीलम DNA, आम्रपाली इसके आपकी वैरायटी बनी है DNA। इस तरीके से आप याद रखेंगे, दशहरी इंटू नीलम बराबर आम्रपाली। तीसरा है नीलम इंटू अल्फांजो बराबर रत्ना, NAR, नार याद रखेंगे। और चौथी है रत्ना इंटू अल्फांजो बराबर सिंधु, यानी RAS। तो 4 में से मैं तो कहूंगा गारंटी से 101% ये 4 में से आपको एक प्रश्न कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वहां पर मिल जाता है। और भी जनरल याद रखिए, 4 तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। 3 और है, अल्फांजो इंटू जनार्दन पसंद बराबर अरकान मोल आपकी निकाली गई, अल्फांजो इंटू बैगनपल्ली के द्वारा अर्का पुनीत निकाली गई है, और रुमानी इंटू नीलम बराबर मजीरा। तो ये है आपकी संकर किस्में जिनसे एक प्रश्न आप एग्जाम में जरूर बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम पॉलीएम्ब्रोनिक वैरायटीज की, बहुभ्रूणीय किस्में। बहुभ्रूणीय किस्मों का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ही बीज से कई, बहु मतलब बहुत, बहुत सारे आपके पौधे उसमें से निकले एक बीज में से, ठीक है ना, तो उसे बहुभ्रूणीय किस्में कहते हैं। जैसे हम बात करें कौन कौन सी होती हैं, बप्पाकाई, चंद्रकरण, गोवा, सोलन, बेल्लारी, नीलेश्वर द्वार। तो ये आपकी पॉलीएम्ब्रोनिक वैरायटी, इसमें आप कह सकते हैं बहुत सारे भ्रूण रहते हैं, जिससे बहुत सारे पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो याद रखें आप लोग, बहुभ्रूणीय किस्मों को भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते आगे। आम की देरी से पकने वाली किस्म कौन सी है बच्चों? तो आम की लेट मैच्योरिंग वैरायटी है फजली, याद रखें सबसे लेट पकती है फजली। सेकंड है आम की उत्परिवर्तित किस्म है रोजिका। जी हाँ बच्चों, आम की म्यूटेंट वैरायटी का नाम क्या है? रोजिका। आम की बेमौसम फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो आम की बेमौसम, जब मौसम भी नहीं होता तब भी वह उसमें फल निकलते हैं, तो उस किस्म का नाम है निरंजन, और दूसरी है मधुलिका। ये ऐसी किस्में हैं जब मौसम भी नहीं होता तो बेमौसम भी उनमें फल लगते हैं। आम की पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधी किस्म, सब जानते हैं बच्चों, आम में एक रोग लगता है पाउडरी मिल्ड्यू, तो उसकी रेसिस्टेंट पावर जो पाई जाती है वो पाई जाती है लाल सिंदूरी, जो आपकी वैरायटी है आम की, इसमें ये रोग नहीं लगता है। नेक्स्ट है आम की नियमित फलन वाली किस्म। बच्चों एक प्रॉब्लम रहती है आम में कि एक साल फल आते हैं दूसरे साल फल नहीं आते, इसको एकांतरण फलन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि नियमित फलन मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हर साल फल आते हैं। तो ये किस्में कौन सी हैं? नीलव और गुलाब खास, हिमसागर, तोतापरी, मल्लिका, रत्ना, ये सभी किस्में नियमित फलन वाली वैरायटियां हैं बच्चों, इनमें एकांतरण फलन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा एकांतरण फलन क्या होता है। चलो बढ़ते आगे। आगे हम बात करते हैं बच्चों एक एक वैरायटी का, जो इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं एग्जाम के पर्पज से, उनका एक एक से हम लोग अध्ययन करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फांजो की। तो अल्फांजो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में
किस्म लगाई जाती है। मतलब अल्फांजो को इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा एरिया अल्फांजो का ही है। बच्चों सर्वाधिक निर्यात भी अल्फांजो का ही किया जाता है। निर्यात का मतलब जानते होंगे कि हमारे देश से दूसरे देशों में इस किस्म को सबसे ज़्यादा पहुंचाया जाता है, मतलब निर्यात किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में किस्म बहुत अधिक प्रचलित है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो एक क्षेत्र है रत्नागिरी, वहां पर अल्फांजो किस्म बहुत अधिक प्रचलित है। अल्फांजो आम की भयानक समस्या स्पंजी ऊतक है। बच्चों इसकी एक समस्या बहुत भारी है, वो है स्पंजी ऊतक। स्पंजी ऊतक क्या होता है इसकी आगे हम चर्चा करने वाले हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आम का गूदा खराब हो जाता है। ऊपर से तो लगता है कि आम अच्छा है, लेकिन अंदर क्या होता है उसके जो टिश्यू होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए अंदर से गूदा खराब हो जाता है। तो ये एक समस्या है, इसकी हम आगे निराकरण की भी बात करेंगे कि स्पंजी ऊतक की समस्या कैसे ही इसका निराकरण किया जाए, तो उसकी बात कर लेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। अल्फांजो के एक फल का वजन लगभग 250 ग्राम होता है। जी हाँ, अल्फांजो का जो वैरायटी होती है अल्फांजो, उसका एक आम का वजन कितना होता है, लगभग 250 ग्राम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में यह किस्म आप उसके नाम से प्रचलित है। यहाँ पे ये कुछ मिस हो गया है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है किस्म ना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे हापुस। बच्चों यहाँ पे थोड़ा लिख लेना आप लोग, महाराष्ट्र रत्नागिरी में अल्फांजो जो किस्म है वो हापुस के नाम से प्रचलित है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आपकी किस्म की ओर। बच्चों समझ में आ रहा होगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर किसी को कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपको दूसरी वेराइटी आम्रपाली। आम्रपाली बहुत ही महत्वपूर्ण आम की वैरायटी है और आम्रपाली के जनक दशहरी इंटू नीलम है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, DNA यानी दशहरी इंटू नीलम बराबर आम्रपाली, इसके ये जनक कहे जाते हैं। आम्रपाली आम की बोनी किस्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आम्रपाली आम की ड्वार्फ वैरायटी है, ड्वार्फ यानी बोनी, ठीक है ना, बहुत छोटी होती है और इतना बहुत बड़ा आम नहीं होता है इसका, मतलब बहुत बड़ा आम का मतलब इसका पेड़ बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं ये ड्वार्फ वैरायटी है। आम्रपाली को HDP के लिए उपयोग किया जाता है। HDP का मतलब होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब 1 हेक्टेयर में आप लगभग 1500 से 1600 पौधे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि कम घनत्व घेर में भी आप बहुत सारे पौधे उसको लगाए, क्योंकि बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, इसलिए, ठीक है। आम्रपाली को 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर लगाया जाता है। जी हाँ, एक 2.5 मीटर पर, फिर दूसरी 2.5 मीटर, इस प्रकार से हम इसके बो सकते हैं, बोया जाता है, जनरली बो सकते नहीं है। आम्रपाली की भंडारण क्षमता बहुत अच्छी होती है, ये जरूर आप याद रखें कि आम्रपाली जो वैरायटी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत दिन तक ये खराब नहीं होती है। बच्चों आम्रपाली का विकास IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में इसका विकास किया गया था। मतलब सबसे पहले इसका डेवलप्ड कहां पर किया गया, IARI नई दिल्ली में इसको बनाया गया, कह सकते हैं। 1 हेक्टेयर में आम्रपाली के 16 से पौधे लगाए जा सकते हैं। जी हाँ बच्चों, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 10,000 वर्ग मीटर में हम 1600 पौधे लगा सकते हैं। 2.5 इंटू 2.5 आप कर लीजिए और 100 में 10,000 में भाग ले लीजिए, तो जो आएगा वो इसमें पौधे लगभग 1600 पौधे आप लगा सकते हो 1 हेक्टेयर में आम्रपाली के, ठीक है ना। और वैसे जनरल आम की 10 इंटू 10 मीटर होती है, जो बड़े आम होते हैं उनकी। बच्चों बात करते हैं नंबर 3 रत्ना किस्म की। रत्ना आम की नियमित फलन वाली किस्म है, ये भी हमने आपको बताया था कि नियमित फलन वाली, जिनमें एकांतरण फलन नहीं पाया जाता है, वो आपकी रत्ना किस्म है। बहुत सारी हिमसागर, गुलाब खास, बहुत सारी वेराइटियां हैं। रत्ना में स्पंजी ऊतक की भी समस्या नहीं पाई जाती है। जी हाँ छात्रों, याद रखें आप लोग कि रत्ना एक स्पंजी ऊतक रेसिस्टेंट वैरायटी है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, स्पंजी ऊतक रोग इसमें नहीं लगता है। रत्ना आम की रेशा रहित किस्म है बच्चों, इसमें फाइबर भी नहीं पाया जाता है। रत्ना वैरायटी में फाइबर भी यानी रेशा भी नहीं पाया जाता, इसलिए रेशा रहित किस्म है। रत्ना किस्म में 78 से 79% गुदा होता है, पल्प ज्यादा होता है इसमें। रत्ना का विकास नीलम इंटू अल्फांजो से किया है, मैं आपको बता चुका हूं पहले, NAR यानी नार, नीलम इंटू अल्फांजो बराबर रत्ना, इसका विकास किया गया है। चौथी किस्म बच्चों मल्लिका। तो मल्लिका भी एक नियमित फलन वाली किस्म है और सबसे इंपॉर्टेंट मल्लिका का ये है कि मल्लिका में विटामिन A सर्वाधिक पाया जाता है। इससे ज्यादा विटामिन A किसी भी आम की वैरायटी में नहीं पाया जाता है, तो इसको आप
अच्छी प्रकार से याद रखें। कई बार पूछा जाता है कि बताइए विटामिन ए आम की किस वैरायटी में सबसे अधिक होता है, तो याद रहे आपकी मल्लिका में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आम की वैरायटी की ओर। नेक्स्ट है बच्चों सिंधु। सिंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है एग्जाम के पर्पज से। सिंधु आम की बीज रहित किस्म है बच्चों, इसमें गुठली नहीं पाई जाती, इसमें बीज नहीं पाया जाता, बिल्कुल ना के बराबर रहता है। हल्के कुल वजन का 3% भाग में बीज होता है। इसके बात करें हम ना, टोटल जो आम होता है ना उसके 3% भाग में ही ओनली बीज होता है। गूदा लगभग 83% भाग में होता है, बाकी छिलका रहता है जनरली, और तो गूदा केवल 83% इसमें पल पाया जाता है। गुठली बहुत छोटी होती है, ओनली 3% टोटल आम की बात करें हम तो। बच्चों इसका विकास फ्रूट रिसर्च स्टेशन बेंगुर्ला में किया गया है। ध्यान रखें कि सिंधु वैरायटी का डेवलपमेंट कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर इसको बनाया गया है, तो ध्यान रखें फ्रूट रिसर्च स्टेशन बेंगुर्ला में इसको सबसे पहले बनाया गया। किसका विकास, रत्ना इंटू अल्फांजो से किया गया, मतलब इसका किसका नहीं होना चाहिए, इसका विकास मतलब इसका डेवलपमेंट रत्ना इंटू अल्फांजो से किया गया है, RAS। आप लोग शॉर्टकट में इसको याद रखने का ये तरीका रहता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कौन किसका है, तो आपको याद रखना, मैंने तरीका बता दिया है आपको। ठीक है, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, तो ये चीज़ सब क्लियर हो रही है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों आम के प्रसारण की। तो आम का प्रोपेगेशन, मतलब मैंने कल थोड़ा सा बताया था आपको, प्रोपेगेशन का मतलब होता है एक पौधे से दूसरे पौधे तैयार करना। तो आम का प्रसारण जो होता है वेनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आदि विधियों के द्वारा किया जाता है। ज़्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं, अलैंगिक जनन, उसके द्वारा ये किया जाता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है सब अच्छी तरह जानते हैं। बीज द्वारा अगर दूसरा पौधा आप तैयार करते हो तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं, जबकि बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी भी अन्य भाग से अगर दूसरा पौधा तैयार किया जाता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। बात करें बच्चों स्पेसिंग की, तो एक आम से दूसरा आम का पौधा 10 मीटर पर लगाया जाता है। तो इसकी जो स्पेसिंग होती है, अंतरण बोलते हैं जिसको, वो होता है 10 मीटर का। तो 1 हेक्टेयर में लगभग 100 पौधे हम लगा सकते हैं। जबकि जो आम्रपाली वैरायटी है बच्चों, उसको 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर लगाया जाता है और 1 हेक्टेयर में लगभग 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर हम लगा सकते हैं। क्योंकि आम्रपाली एक ड्वार्फ वैरायटी है, बोनी प्रजाति है, छोटी होती है और उसमें ही आम लगने स्टार्ट हो जाते हैं, वो भयंकर तरीके से ये इसमें आम आते हैं, ध्यान रखें आप लोग। आम में नर, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आम में नर तथा उभयलिंगी पुष्प ही पाए जाते हैं, मादा पुष्प आम में बहुत कम होते हैं। ध्यान रखें आम जो होता है ना उसमें, वैसे कोई भी फल हो तो उसमें 3 तरह के फूल रहते हैं। जैसे हम बात करें नर, मादा और उभयलिंगी, तो ज़्यादातर नर और उभयलिंगी आपके पुष्प रहते हैं, इसमें मादा कम पुष्प पाए जाते हैं। आम की 99% उभयलिंगी पुष्प जो है वो झड़ जाते हैं। कितने परसेंट, 99% पुष्प उभयलिंगी झड़ जाते हैं। केवल 0.1% उभयलिंगी पुष्पों पर ही फल बनते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आम के कितने परसेंट फूलों पर फल बनते हैं, तो 0.1%। कौन से पर, उभयलिंगी। क्लियर, चलिए आगे बात करें आम की सबसे मीठी किस्म, तो कौन सी है सब जानते हैं, चौसा सबसे मीठी किस्म है आम की। आम में 20% TSS पाया जाता है। TSS का मतलब होता है टोटल सोलुबल सॉलिड, टोटल सॉलिड सोलुबल कह सकते हैं। तो बच्चों ये आपका 20% रहता है, आपका कुल घुलनशील ठोस कह सकते हैं हम लोग। आम की रोमानी किस्म सेब के आकार की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आम की किस्म रोमानी जो कि सेब के आकार होती है, जैसा सेब होता है ना एप्पल, जैसा एप्पल होता है ना, सेम टू सेम आपकी जो आम की वैरायटी रहती है, कौन सी, रूमानी। याद रहे बच्चों आम की केसर किस्म में प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है आम से अमचूर बनाने के लिए, आम से अचार बनाने के लिए या उससे जूस बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है आपकी, याद रखें केसर। आम में फलन पुरानी शाखाओं पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा जाता है बच्चों। क्या होता है मैं आपको बताऊं, अमरूद में हमेशा नई शाखाओं पर फल आते हैं, जबकि आम में हमेशा पुरानी शाखाओं पर फल आते हैं। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखना। बच्चों आम के फलों को फल मक्खी एवं स्टोन बीबल से बचाने के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट भी किया जाता है। जी हाँ, आम के फलों को नुकसान पहुंचाती है फल मक्खी और दूसरी स्टोन बीबल, तो इस दोनों के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब हीट मतलब जो बाष्प होती है वो गर्म करके उनको गर्म मतलब बाष्प गर्म दी जाती है, जिससे अंदर जो कीट होता है वो मर जाता है।
ठीक है ना, मतलब फल मक्खी और स्टोन बीवल दोनों मर जाते हैं। आम के बीज में 9.5% प्रोटीन होता है, ये भी ध्यान रखें। आम का जो बीज होता है, गुठली होती है ना, उसमें 9.5% प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। आम की अल्फांजो किस्म भंडारण के लिए सर्वोत्तम है। जी हाँ, याद रखें आप लोग, आम की जो अल्फांजो किस्म है वो भंडारण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आम में ट्रेनिंग की शुरुआत 2 से 3 साल पुराने पौधों में करनी चाहिए। बच्चों ट्रेनिंग का मतलब होता है सदाई बोलते हैं हिंदी में। इसका जो छटाई कह सकते हैं, इसके जो पेड़ की पुरानी शाखाएं होती हैं जो सड़ गल जाती हैं या इसमें फल नहीं आते हैं, फूल नहीं आते हैं, तो उनको काट देना चाहिए। तो उस क्रिया को कहते हैं ट्रेनिंग। तो 2-3 साल में ही हमको करते रहना चाहिए। आम में पुष्पन की क्रिया तापक्रम से बहुत प्रभावित होती है। जी हाँ बच्चों, आम में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसकी फूल की अवस्था पर। फूल अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो भी फूल कम आते हैं और टेम्परेचर कम हुआ तो भी फूल कम आता है। एक टेम्परेचर जैसे मैंने बताया 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर बहुत अच्छी प्रकार से आम में फूल एवं फलन होता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में आम की 2 फसलें प्रतिवर्ष ली जाती हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक कह सकते हैं, आश्चर्यजनक एक पॉइंट है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला सब लोगों ने सुना भी होगा, और आम की 2 फसलें प्रतिवर्ष ली जाती है। बताइए, हर साल एक, हम लोग तो एक ही ले पाते हैं, लेकिन ये 2 ले लेते हैं वहाँ पर। तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो थोड़ा गर्म है, तो वहाँ पर 2 ले सकते हैं। आम के एक फूल में 1000 से 6000 फूल होते हैं, मतलब एक पुष्प क्रम में, सॉरी, पुष्प क्रम का मतलब होता है पूरा पुष्प का एक गुच्छा कह सकते हैं, और उसमें सिर्फ फूलों की बात करें तो 1000 से 6000 एक एक फूल पाया जाता है। आम में पुष्प सर्वप्रथम दक्षिण भारत में आते हैं। जी हाँ बच्चों, याद रखें, आम में सबसे पहले जो फूल आते हैं ना वो कहाँ पर आते हैं, दक्षिण भारत में आते हैं। दक्षिण भारत तो सब लोग जानते होंगे, कर्नाटक है आपका, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, तो इन सब राज्यों में सबसे पहले आपके आम में क्या आ जाते हैं, पुष्प आ जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, अधिक टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा तो आप कह सकते हैं कि जल्दी उसमें पुष्पन हो जाता है, प्रेरित हो जाते हैं जल्दी से आपके पुष्पन के लिए आम। चलिए, समझ में आ रही होगी, कोई चीज़ नहीं आ रही है आपको तो बच्चों आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो बात करते हैं बच्चों। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपकी सबसे पहले आता है एकांतरण फलन। एकांतरण फलन क्या होता है, इसको इंग्लिश में अल्टरनेट वेयरिंग कहा जाता है। बच्चों क्या होता है, एक वर्ष छोड़कर फलन होना ही एकांतरण फलन कहलाता है, अर्थात अनियमित फलन को एकांतरण फलन कहा जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आम में एक साल फलाना और दूसरे साल ना आना, फिर तीसरी साल आ जाना, फिर चौथी साल ना आना, फिर 5वीं साल आना, इस प्रकार से ये चलता है, तो इसको ही हम अल्टरनेट वेयरिंग या एकांतर फलन कहते हैं। क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है C/N बिगड़ जाना, यानी कार्बन एवं नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो बिगड़ जाए तो हो जाता है ऐसा। फूल अगर ज़्यादा झड़ जाए तो भी ऐसा हो जाता है, और सही से परागण नहीं होता है, पोलिनेशन की क्रिया सही से नहीं होती है, तब भी आपका एकांतरण फलन हो जाता है। सबसे ज़्यादा है C/N का बिगड़ जाना। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात अगर बिगड़ गया आम में तो बच्चों ज़्यादा तक श्योर हो जाता है कि इसमें एकांतरण फलन हो जाता है। तो क्या करें, इसके निवारण के लिए C/N को बनाए रखें, चेक करें कि कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है कितनी नहीं है। दूसरा है छल्ले बना दें, उसकी जो तना होता है उसमें क्या बना दें, छल्ले बना, ऊपर की छाल है उसको उतार दें, और जड़ें काटें, जो जड़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जो नीचे भारी जड़ें हैं उनको काटते रहें। इससे काफ़ी फायदा आपको एकांतर फलन में मिल जाता है, ठीक है ना। तो एकांतर फल क्या होता है अच्छी तरीके से समझ गया है, कारण क्या है और निवारण भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दूसरी समस्या, स्पंजी टिश्यू। मैं आपको बता रहा था अभी, सर्वप्रथम धीमा तथा धानी 2 व्यक्ति थे, इन्होंने 1934 में इस रोग का पता लगाया था। सबसे पहले स्पंजी टिश्यू नामक धीमा एवं धानी ने, दोनों वैज्ञानिक थे, दोनों ने 1934 में इसका पता लगा लिया, और यह अल्फांजो किस्म में एक भयानक समस्या है। आप जानते हैं कि अल्फांजो किस्म की स्पंजी टिश्यू सबसे भयंकर समस्या है, ठीक है ना। तो इस रोग से ग्रसित फल बाहर से तो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इनका गूदा कैसा होता है, सड़ जाता है, कह सकते हैं धब्बेदार हो जाता है, काला पड़ जाता है। बच्चों यह अत्यधिक गर्मी के कारण होता है। वैसे स्पंजी टिश्यू की समस्या क्यों होती है, अगर गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होती है तो गर्मी के कारण मिट्टी गर्म हो जाती है, और मिट्टी जैसे गर्म होती है तो गर्म मिट्टी फलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ध्यान रखें, स्पंजी टिश्यू की समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, किसने खोज की,
किस वैरायटी में होती है। वैरायटी का बेसिस याद रखें, जो कि प्रश्न ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए स्पंजी टिश्यू किस आम की वैरायटी की समस्या है, तो यहाँ रखें अल्फांजो की। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों तीसरी समस्या माल फॉर्मेशन। ये क्या होता है? माल फॉर्मेशन को सर्वप्रथम सन 1891 में दरभंगा बिहार में देखा गया था। जी हाँ बच्चों, माल फॉर्मेशन दो प्रकार का होता है। माल फॉर्मेशन का मतलब कह सकते हैं हम गुच्छा बनना। सबसे पहले एक होता है फ्लोरल माल फॉर्मेशन। ये होता है कि आम के फूल गुच्छे का रूप धारण कर लेते हैं, इसको फ्लोरल माल फॉर्मेशन कहा जाता है। और दूसरा है वेजिटेबल माल फॉर्मेशन। तो वेजिटेबल माल फॉर्मेशन होता है छोटी अवस्था, नर्सरी अवस्था में क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं ना छोटी वाली, वो गुच्छे का रूप धारण कर लेती हैं, तो उसको माल फॉर्मेशन कहते हैं। माल फॉर्मेशन का मतलब है गुच्छा बनना, सीधी सी बात है। अब इसके नियंत्रण के लिए क्या करें? इसकी रोकथाम के लिए 200 ppm पार्ट पर मिलियन नेप्थलीन एसिटिक एसिड यानी NaA का छिड़काव करना चाहिए। नेप्थलीन एसिटिक एसिड एक हार्मोन्स होता है, इसका छिड़काव करने से जो माल फॉर्मेशन की जो समस्या है उसका निराकरण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो माल फॉर्मेशन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं। कहीं अगर समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से लिखकर या हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है 7224002628 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी आप आपकी समस्या का निराकरण पा सकते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके की ओर। चौथी समस्या है बच्चों ब्लैक टिप। ब्लैक टिप एक रोग होता है और इसको ईंट के भट्टों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। ब्लैक टिप रोग जो होता है ना, ये क्यों होता है? क्योंकि ईंट के भट्टे अगर पास में है, किसी भी कोई जैसे आम का बाग लगा रहा है, आम का बाग अगर ईंट के भट्टे के पास में है तो 100% ब्लैक टिप रोग होना है। ब्लैक टिप रोग क्योंकि इस धुएं में क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 एवं C2H2 गैस ये होती है। ये गैसें ही सबसे ज़्यादा आम के फलों को नुकसान पहुंचाती। क्या होता है मैं आपको बताऊं, इस बीमारी के कारण आम का कुछ भाग काला पड़ जाता है, कुछ भाग मतलब आम का जो नीचे वाला भाग होता है ना वो काला पड़ जाता है। ठीक है ना, काला पड़ जाता है तो आम पूरी तरीके से खराब हो जाता है, तो उसी को नाम दे दिया इन्होंने ब्लैक टिप रोग। ठीक है ना, हिंदी में इसको काला धब्बा रोग भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखें आप लोग। ईंट का भट्टा सब लोग जानते हो, ये चिमनी होती है बहुत ऊंचे ऊंचे, इसमें आपकी ईंटें पकती हैं, वही इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। इस बीमारी का पता सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे वुडहाउस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लैक टिप रोग की आपकी क्या की थी, खोज की थी, या इसको सबसे पहले पता किया था। रोकथाम क्या करें? रोकथाम तो पहला ये कि ईंट के भट्टे के आसपास आम का बाग नहीं लगाना चाहिए। अगर ईंट का भट्टा कहीं पर है तो वहां से 2 किलोमीटर दूर कम से कम 2 किलोमीटर दूर आप आम का बाग लगाएं। अगर पास में बाग होगा तो 100% ये ब्लैक टिप बीमारी वहाँ पर नुकसान पहुँचाएगी। दूसरा तरीका ये है उसको रोकथाम का कि 0.6% बोरेक्स का छिड़काव कर दें, क्योंकि जो ब्लैक पड़ जाता है, एक धब्बा पड़ जाता है ना, वो बोरोन की कमी से भी हो सकता है, तो इसलिए आप बोरेक्स का छिड़काव कर दें, जिससे काफ़ी हद तक वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ब्लैक टिप रोग क्या होता है अच्छी प्रकार से आपको समझ गया, रोकथाम भी कैसे होती है वो भी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट है पांचवा आंतरिक नेक्रोसिस। आंतरिक नेक्रोसिस जो होता है बच्चों, इंटरनल नेक्रोसिस कह सकते हैं इसको। ये आंतरिक नेक्रोसिस बोरोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी। अब इसके नियंत्रण के लिए बोरोन का छिड़काव करें। नेक्स्ट है आपका लीफ स्कॉर्च। यह क्लोराइड की अधिकता से होता है। अगर क्लोराइड की अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो आपका लीफ स्कॉर्च हो जाता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं ना वो खराब हो जाती हैं, मतलब कह सकते हैं ऊपर से स्क्रैच से आ जाते हैं, इसके लीफ स्कॉर्च इसलिए इसको कहा जाता है। कीटों की बात करें तो मैंगो होपर, मिलीबग, फल मक्खी, स्टोन बीवल, बहुत आपके जो कीट हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। मैंगो होपर, मिलीबग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। मिलीबग बच्चों एक आम का ऐसा कीट है जो कि अंडे आपका नीचे देता है। कई बार पूछा जाता है मिलीबग कहाँ अंडे देती है, तो मिट्टी में अंडे देती है। ठीक है ना, नीचे। और ये क्या करती है कि दिन में तो आपके कहाँ रहती है, मिट्टी में रहती है नीचे, और रात को ये चढ़ करके आम को फिर नुकसान पहुंचाती है। तो इसका नियंत्रण के लिए क्या करें, ग्रीस से बैंडिंग कर देना चाहिए। जो आम का तना होता है उससे ग्रीस लगा दें, जिससे वो चिपक के रह जाएगी, उससे ना तो ऊपर जा पाएगी और ना ही नीचे पाएगी। तो मिलीबग का ये नियंत्रण रहता है जनरली। फल मक्खी जनरली जो होती है वो फल में जाकर के पूरे गूदे को सड़ा देती है और अंदर ही अंडे देती है, उससे पूरा का पूरा आपका आम खराब हो जाता है। तो इनको नियंत्रण के लिए बहुत सारी कीटनाशी दवाएं उनका छिड़काव करना चाहिए। और वैसे मैंने आपको वेपर टी ट्रीटमेंट बताया है, इसके द्वारा भी हम लोग करते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट। इसके द्वारा स्टोन बीवल और फल मक्खी का नियंत्रण तो हम लोग
कर ही सकते हैं। बच्चों आम के फल झड़ते हैं तो झड़ने से रोकने के लिए 2,4-D सब जानते हैं, एक खरपतवार नाशी दवा है और एक हार्मोन्स का काम भी करती है। 2,4-D 10 ppm घोल का छिड़काव करें जिससे आम के फल झड़ने से रुक जाएंगे। कितना? 10 ppm। ठीक है। और लास्ट आपका पॉइंट है आम की उपज 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। जी हाँ बच्चों, तो ये था आपका आम की खेती। उम्मीद करता हूँ पूरी आम की खेती आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। बच्चों अगर समझ नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7224002628 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप 12th के छात्र हैं तो 12th की पूरी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपके भाई बहन कोई मित्र अगर 12th में पढ़ता है तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे उनका भी भला हो सके। तो बच्चों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।